हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। और आज के वीडियो में हम कपलिंग कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, जिसको जे कपलिंग भी कहा जाता है। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, जे कपलिंग क्या होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कपलिंग कांस्टेंट का की डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो कपलिंग कांस्टेंट बेसिकली, अगर आप इन पीक्स को देखें तो ये जो पीक्स हैं ये है क्वाड्रेट की। और क्योंकि इसमें चार पीक्स दिखाई दे रही है, 1 2 3 और 4, ये चार पीक्स दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपको कपलिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन बतानी होगी तो आप क्या बताओगे कि दो आमने सामने की पीक्स, आमने सामने यानी एडजासेंट, इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं। जैसे कि ये एक पीक है और ये दूसरी पीक है, तो इन दोनों के आमने सामने की जो पीक्स है उसके डिस्टेंस को, उसकी दूरी को कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है, जिसे जे से शो किया जाता है। और इसको हर्ट्ज में मेज़र करते हैं या साइकिल पर सेकंड में मेज़र करते हैं कपलिंग कांस्टेंट को। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या है? दो पीक्स के बीच की दूरी। तो यहाँ आप देख रहे हो दो पीक्स के बीच की दूरी, यहाँ दो पीक्स के बीच की दूरी मिल जाएंगी, यहाँ दो पीक्स के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जे की कितनी वैल्यू मिलेगी? यहाँ आपको जे की 3 वैल्यू मिलेगी। चार पीक्स हैं तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेट। तो इसका मतलब जे की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कम से कम कितनी पीक होनी चाहिए? कम से कम आपके पास दो पीक्स होनी चाहिए। सिंगल पीक से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो कपलिंग कांस्टेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो 1H NMR में होता है। 1H NMR में कपलिंग कांस्टेंट का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। स्पिन स्पिन कपलिंग की इफेक्टिवनेस जानने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर कपलिंग कांस्टेंट का उपयोग किया जाता है। तो कपलिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन आपको पता चल गई। कपलिंग कांस्टेंट जो होता है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई इस पर इफेक्ट नहीं होता है कपलिंग कांस्टेंट पर। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी एनएमआर की हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ होगा ही। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी तो न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो यानी रिजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कपलिंग कांस्टेंट है वो क्या करता है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर इंडिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे हमने कुछ पीक्स दिखाई हैं। जैसे कि पहली पीक आप देखो, इसको बोलते हैं डबलेट, मतलब दो पीक्स हैं। ये दो पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो जे के थ्रू दिखा रहे हैं हम। यहाँ एक जे की रिक्वायरमेंट है। ट्रिपलेट में दो जे की रिक्वायरमेंट है, तीन पीक्स हैं। क्वाड्रेट, जैसा कि एग्जाम्पल दिखाया क्वाड्रेट का, क्वाड्रेट में तीन जे की वैल्यूज निकलेंगी, चार पीक्स होंगी। क्विंटेट, जहाँ पांच पिक्स होंगी उसको बोलेंगे क्विंटेट। क्विंटेट में चार जे की वैल्यू निकलेगी। इस तरह से हम जे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एनएमआर के अंदर। किसके थ्रू? कपलिंग कांस्टेंट के थ्रू। तो अब हम बात करते हैं कपलिंग कांस्टेंट में और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि कपलिंग कांस्टेंट जो होता है, अगर मान लो एक डबलेट है तो उसमें से दो सिंगलेट वो निकाल के दे देगा, यानी दो सिंगलेट की वैल्यू वो कैलकुलेट करके दे देगा। कौन? जे। ऐसे ही क्वाड्रेट है तो वो दो डबलेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो स्पेक्ट्रम हमारे पास मिले होते हैं उन स्पेक्ट्रम को हमने रिकॉर्ड कर लिया दो अलग अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी पर। ठीक है। और इस तरह से हम डबलेट से दो सिंगलेट प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो जे है ये जनरली 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में हमको मिलता है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है मीथेन का। मीथेन के एग्जाम्पल में आप देखोगे, CH4 के एग्जाम्पल में आप इसको देख पाओगे। इसी की तरह एथाइल ब्रोमाइड के एग्जाम्पल में भी आप इसको देख पाओगे। तो यहाँ होता क्या है
दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहता है, जिसकी वजह से ए और बी सिग्नल प्राप्त होते हैं। दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन की वजह से ए और बी सिग्नल प्राप्त होते हैं, और ये क्वाड्रेट के रूप में दिखाई देता है। कौन? ये क्वाड्रेट के रूप में आपको दिखाई देगा। तो इस पर एक रूल काम करता है जिसको बोलते हैं n+1 रूल। इस रूल के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना होता है कि जे की वैल्यू क्या है। तो मान लो जे ए बी के लिए हमको वैल्यू निकालनी है, तो ये 6.8 CPS आएगा। जे बी सी के लिए अगर वैल्यू निकालनी है तो ये 7.3 CPS आएगा। तो बी प्रोटॉन के लिए जो सिग्नल मिला वो सेक्सलेट के रूप में स्प्लिट हो जाएगा। बी प्रोटॉन के लिए जो सिग्नल मिलेगा वो क्या हो जाएगा? सेक्सटेट के रूप में स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे ही जब जे ए बी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और जे बी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो वो दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं। तब हमको एक सिमेट्रिकल सेक्सटेट देखने को मिलता है। तो जे की वैल्यूज यहाँ पे हम देखेंगे कि जे की वैल्यू जो है एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है, एक दूसरे के काफ़ी करीब है। तब बी प्रोटॉन के लिए जो सिग्नल मिलेगा वो सेक्सटेट के से बहुत ज़्यादा मैच करेगा। सेक्सटेट के मल्टीप्लेट से वो ज़्यादा मैच करेंगे। और कपलिंग कांस्टेंट की मदद से सिस और ट्रांस फॉर्म को भी हम बता सकते हैं कि कौन सा सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा। तो अगर जैसे हम एक कंपाउंड की बात कर लेते हैं एथाइल क्लोराइड की, तो एथाइल क्लोराइड में सिस के लिए जे की वैल्यू 10 हर्ट्स होती है, जबकि ट्रांस के लिए जे की वैल्यू 15 हर्ट्स होती है। तो इस तरह से सिस और ट्रांस में भी हम डिफ्रेंशिएशन जे से पता कर सकते हैं, जे की वैल्यू से पता कर सकते हैं कि भाई ट्रांस की वैल्यू जो रहेगी, ट्रांस के लिए जे की वैल्यू रहेगी ज़्यादा और सिस के लिए जे की वैल्यू रहेगी कम। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कपलिंग कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पर। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किसके? जिसके थ्रू प्रोटॉन इंटरेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही जो कपल्ड प्रोटॉन है उनकी स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप पर भी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो यहाँ दो चीज़ों पर कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है। एक तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो प्रोटॉन के हैं जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा कपल्ड प्रोटॉन जो कि स्ट्रक्चरली रिलेशनशिप में है, यानी सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस क्या है? स्ट्रक्चरली रिलेशन है इनमें, ये एक आइसोमर्स है क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल तो एक ही है, यानी फॉर्मूला एक है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, सिस का अलग है, ट्रांस का अलग है। तो इस तरह से हमने इन एग्जांपल्स के थ्रू देखा कि किस तरह से जे की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीथेन के एग्जांपल में भी हम जे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां हमको जे की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी ए और बी के प्रोटॉन के सिग्नल्स के थ्रू। एथाइल ब्रोमाइड में हम जे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, मतलब दो एनवायरनमेंट यहाँ काम करेंगे, मतलब यहाँ दो अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स रहेंगे, जिस वजह से क्वाड्रेट हमको मिलेगा इस तरह से। और इसमें जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे n+1 रूल का हम उपयोग करेंगे जे की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरह से हम जे की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इन एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ एक और एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ जे की वैल्यू जो है केमिकल शिफ्ट के डिफरेंस के थ्रू ppm में मेज़र की गई है। जैसे 1 ppm इज इक्वल्स टू 60 हर्ट्ज और 1 ppm इक्वल्स टू 300 हर्ट्ज।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ट्रिपलेट और ये है डबलेट। तो ट्रिपलेट के लिए वैल्यू क्या आएगी? अब यहाँ कार्बन में देखो ये है Ha, मतलब ए कार्बन, ए वाला हाइड्रोजन, ये Hb और ये Hc। तो अब ये तीन ABC हैं जिनकी वैल्यूज हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखी हैं, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ वैल्यूज कैलकुलेट कर रही है। तो अब ट्रिपलेट के लिए जब आएगा तो इस तरह से ट्रिपलेट पीक्स आएंगी, उनके बीच जे की वैल्यू कैलकुलेट होगी। डबलेट के लिए जब आएगा तो इस तरह से डबलेट की वैल्यूज आएंगी जिनके बीच जे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से डबलेट और ट्रिपलेट की हम वैल्यूज कैलकुलेट कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने जे की वैल्यू एक मॉलिक्यूल के अंदर कैलकुलेट कर दी। अब हम जानते हैं कपलिंग कांस्टेंट के टाइप्स। तो कपलिंग कांस्टेंट जो होता है वो बेसिकली तीन तरह का होता है: जेमिनल कपलिंग, विसिनल कपलिंग और लॉन्ग रेंज कपलिंग। जेमिनल कपलिंग जो होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जेमिनल कपलिंग को जे स्क्वायर से शो किया जाता है। ये जेमिनल कपलिंग को जे स्क्वायर से शो किया जाता है और ये जो कपलिंग होती है सेम कार्बन एटम के प्रोटॉन्स के बीच में होती है। एक सेम कार्बन एटम होगा, जैसे कि यहाँ चित्र में आप देख सकते हो कि एक ही कार्बन एटम है, उसके दो प्रोटॉन्स है Ha और Hb, उनके बीच में जो कपलिंग होगी वो कहलाएगी जेमिनल कपलिंग। ये जो दो प्रोटॉन है ये नॉन इक्विवेलेंट होने चाहिए और जो वैल्यू की जे की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पर? वो हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के कपलिंग पर डिपेंड करेगी। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो 10 to 18 हर्ट्ज के बीच में आती है। तो जे स्क्वायर की जो वैल्यू रहती है वो 10 to 18 हर्ट्ज के बीच में तुमको मिलेगी, आपको मिल जाएगी। तो ये विनाइल सिस्टम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन? जेमिनल कपलिंग। अब आते हैं विसिनल कपलिंग के ऊपर। तो विसिनल कपलिंग को शो किया जाता है जे क्यूब से। जेमिनल कपलिंग को शो कर रहे थे जे स्क्वायर से, विसिनल कपलिंग को शो करते हैं जे क्यूब से। और ये जो कपलिंग है ये तीन बॉन्ड्स के थ्रू दिखाई देगी। जैसे जेमिनल में दो बॉन्ड, दो चाहिए थे हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन चाहिए पड़ेंगे। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा डाईहेड्रल एंगल का, यानी एंगल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगल जो होता है वो डाईहेड्रल होना चाहिए, मतलब ये 180 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 180 डिग्री पर मैक्सिमम होना चाहिए एंगल। और इसकी जो वैल्यू है 10 हर्ट्ज से लेके 0 हर्ट्ज तक हो सकती है। जे स्क्वायर में जो एंगल होता था 125 डिग्री होता था, यानी जेमिनल कपलिंग में जो एंगल होता था वो 125 डिग्री होता था, जबकि विसिनल में जो एंगल होगा वो कितना होगा? वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये बना रहा है डायहेड्रल एंगल, इसीलिए। तो इनका मैक्सिमम एंगल रहेगा 180 डिग्री, मिनिमम एंगल रहेगा 90 डिग्री। ठीक है। तो डायहेड्रल लेने के लिए न्यूमेन स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि न्यूमेन स्ट्रक्चर के थ्रू डायहेड्रल एंगल मिलता है। तो यहाँ पे स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में अगर आप देखेंगे तो 60 से 180 डिग्री का डायहेड्रल एंगल आपको दिखाई देगा, और एक्लिप्स्ड में अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री दिखेगा। तो स्टेगर्ड जो एंगल है वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियरी, इस तरह का ये एक एग्जांपल यहाँ पे बताया है विसिनल कपलिंग का, कि किस तरह से यहाँ बीच में कार्बन है, ये इस कार्बन से इस तरह जुड़े हुए हैं और एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी तीन बॉन्ड से ये दो प्रोटॉन जो है वो अलग अलग है देंगे। तो यहाँ पे एक डायहेड्रल एंगल बनेगा। अब कार्पलस डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है हमारा स्टेगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म
एक्लिप्स फॉर्म में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है, जबकि यहाँ पे एक डायहेड्रल एंगल बन रहा है। कौन से में? स्टेगर्ड फॉर्म में। तब कार्पलस इक्वेशन के थ्रू जे की जो वैल्यू रहेगी वो 8.5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 0.28, क्योंकि एंगल जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है। यहाँ एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो वैल्यू हो जाएगी जे की 9.5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 0.28। तो एंगल अगर 0 से 90 डिग्री आए या 90 से 180 डिग्री आए, वैल्यू 0.28 ही रहेगी, जबकि यहाँ वैल्यूज चेंज हो जाएगी एंगल के साथ। तो स्टेगर्ड फॉर्म जो रहेगा न्यूमैन प्रोजेक्शन का, उसमें हमको डायहेड्रल एंगल देखने को मिलेगा। तो ये कार्पलस डायग्राम है जिसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये डायग्राम में आप देखो, इसमें सीपीएस और डायहेड्रल एंगल के बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई है। इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट किया गया है जो कि कपलिंग कांस्टेंट के वेरिएशन को बता रहा है कि जैसे जैसे डायहेड्रल एंगल चेंज करेंगे वैसे वैसे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि डायहेड्रल एंगल अगर हमने 90 रखा है तो इस तरह से हमको कर्व मिल रहा है। अगर हम एंगल बढ़ाते जाते हैं तो ये जो पोजीशन है ये भी बढ़ती जाती है, यानी 160 डिग्री पर 180 डिग्री पर इस तरह से हाईएस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो 0 डिग्री पर क्या है, 0 डिग्री पर हाईएस्ट है। फिर ये जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं ये ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, फिर एक आपको एक स्टेबल पॉइंट मिल रहा है, इक्विवेलेंट पॉइंट मिल रहा है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह डायहेड्रल एंगल जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो कपलिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, यानी कपलिंग कांस्टेंट जो है वो डायहेड्रल एंगल पर डिपेंड करेगा। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर जो भी वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इसका मतलब डायहेड्रल एंगल इंडिपेंडेंट है। और वाई एक्सिस पर जो वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इसका मतलब कपलिंग कांस्टेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब वो डिपेंड करेगा डायहेड्रल एंगल पे। जैसे जैसे डायहेड्रल एंगल बढ़ाएंगे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं होगी। तो इस तरह से कार्पलस डायग्राम के थ्रू, क्योंकि ये डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपको ये ड्रॉ करना होगा। जब भी आपसे कपलिंग कांस्टेंट पूछा जाएगा आपको ये कार्पलस डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा। इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन के स्टेगर्ड फॉर्म को दिखाना जरूरी है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी ताकि आप कार्पलस इक्वेशन अच्छे से लिख पाएँ। तो ये जो कार्पलस डायग्राम है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। कपलिंग कांस्टेंट में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग की। अभी तक 2 कपलिंग्स के बारे में हमने बात कर ली, ये तीसरी हमारी कपलिंग है जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग रेंज कपलिंग। लॉन्ग रेंज कपलिंग जो होती है ये 3 बॉन्ड्स में ही मिलेगी, यानी 3 बॉन्ड से ज़्यादा में मिलेगी, और इसको हम जो है J4 से शो करेंगे। इसका जो सिंबल रहेगा J⁴ रहेगा। ये जो है 4 से 5 बॉन्ड्स के बीच में ऑब्जर्व की जाती है, मतलब एक कार्बन के साथ के आसपास जो है 4 बॉन्ड होने चाहिए, तब ये कपलिंग हम इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो पॉली एल्काइलिन्स में जो है ये कपलिंग हम देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 9 बॉन्ड्स होते हैं। पॉली एल्काइलिन्स में जो होते हैं 9 बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए वहाँ ये कपलिंग हम देख सकते हैं। तो इनकी जो रेंज है 0 to 4 हर्ट्ज के बीच में होती है। इसमें 2 टाइप्स के कंपाउंड्स आप देख सकते हैं, या 2 टाइप की कपलिंग आप देख सकते हैं। एक एलाइलिक कपलिंग, जैसे कि यहाँ दिखाया है, एक एलाइलिक कपलिंग, और दूसरी डब्ल्यू कपलिंग। डब्ल्यू कपलिंग क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, पहले एलाइलिक कपलिंग के देख लेते हैं। क्योंकि इसमें एक एलाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे एलाइलिक कपलिंग।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर तीनों जो हाइड्रोजन है यानी तीनों जो प्रोटॉन है वो ए इन्वायरमेंट में, सेम इन्वायरमेंट है ए। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कार्बन से ये जो दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है इसके पास दो अलग अलग प्रोटॉन्स हैं। तो ये एलाइलिक कपलिंग है। यहाँ पे 4 से 5 यानी 9 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 9 बॉन्ड्स में जो है यहाँ आप देखेंगे कि जो Hb और Hc है ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। यहाँ Ha तो इक्विवेलेंट है लेकिन Hb और Hc नॉन इक्विवेलेंट है। क्यों नॉन इक्विवेलेंट है? क्योंकि यहाँ पे J4 जो है वो 3 हर्ट्ज मिलेगा और J4 3 पॉइंट, अगर AB की बात कर रहे हैं हम, ए और बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे J की वैल्यू मिलेगी 3 हर्ट्ज, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं यदि हम मान लो हम ये ए प्रोटॉन और ये बी प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे J4 की वैल्यू मिलेगी 3 हर्ट्ज। लेकिन अगर हम ए प्रोटॉन की और सी प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू मिलेगी 3.5 हर्ट्ज, क्योंकि ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। अभी डब्ल्यू कपलिंग क्या होती है? तो अगर हम कंपाउंड का शेप देखें, यानी जो भी कंपाउंड हमने लिया हुआ है उस कंपाउंड का अगर हम शेप देखेंगे तो वो कंपाउंड जो है वो डब्ल्यू की तरह दिखाई देता है। जैसे अगर इसको आप देखोगे तो ये आपको डब्ल्यू की जैसा दिखाई देगा ये, या इसको आप देखें तो ये आपको डब्ल्यू जैसा दिखाई देगा ये। किसी को भी आप देखें तो वो आपको डब्ल्यू की तरह दिखाई देगा। जैसे अगर आप इसको देखें तो ये आपको डब्ल्यू जैसा दिखाई देगा ये। तो ये डब्ल्यू जैसे दिखाई देते हैं इसलिए इनको बोलते हैं डब्ल्यू कपलिंग। तो ये भी लॉन्ग रेंज कपलिंग के अंदर ही आते हैं, जिसको J4 से शो करते हैं। इसमें दो प्रोटॉन जो रहते हैं वो अगले 4 बॉन्ड से सेपरेट होते हैं। अगले 4 बॉन्ड से वो दो प्रोटॉन जो रहेंगे वो सेपरेट रहेंगे और वो डब्ल्यू जैसा दिखाई देंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि डब्ल्यू जैसा वो दिखाई देंगे। और ये डाईहेड्रल एंगल के काफ़ी क्लोज होते हैं, यानी 180 डिग्री के ये आसपास आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप एलाइलिक कपलिंग और डब्ल्यू कपलिंग के बारे में बता सकते हैं। अब आ जाते हैं कपलिंग कांस्टेंट की रेंज पर कि कपलिंग कांस्टेंट की रेंज क्या क्या है। तो अगर J3 की बात हम कर रहे हैं तो उसके लिए रेंज होगी सिस के लिए 6 to 12 हर्ट्ज, जबकि ट्रांस के लिए 4 to 8 हर्ट्ज, जहाँ के 3 बॉन्ड होंगे। सेम J3 के लिए अगर हम बात कर रहे हैं जहाँ के 3 बॉन्ड होंगे वहाँ 4 से 10 हर्ट्ज, 4 to 10 हर्ट्ज होगी एलाइलिक टाइप कंपाउंड के लिए। अगर J4 की बात कर रहे हैं जहाँ एलाइलिक कंपाउंड की बात हो रही है तो वहाँ पे 0 to 3 हर्ट्ज होगी। ऐसे ही जहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं वहाँ लॉन्ग रेंज कपलिंग जो होगी J4 होगी। और ये जो कपलिंग है ये एक डिस्टेंस पर दिखाई देती है कि अगर मान लो 3 बॉन्ड्स हैं तो ये डिस्टेंस पर दिखाई देगी और ये डिस्टेंस जो रहेगा वो 3 बॉन्ड से ज़्यादा होगा, तब इसको हम लॉन्ग रेंज कपलिंग बोलेंगे। लॉन्ग रेंज यानी लंबी रेंज वाली, इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स के बारे में बात हो रही है। 4 बॉन्ड या 4 से ज़्यादा बॉन्ड हो गए तब ये कपलिंग का यूज़ किया जाएगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग। और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो जो रहेगी नॉन एग्जिस्टेंस रहेगी या कम रहेगी। जैसे 3 हर्ट्ज से कम रहेगी या 0 हर्ट्ज के आसपास रहेगी। तो ये है लॉन्ग रेंज कपलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आपको कपलिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।